नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आदिकाल की शुरुआत की थी। आदिकाल में आज हम वीरगाथा काव्य पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वह इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं-15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और नरपति नाल्ह द्वारा रचित बीसल देवरासो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं। कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बीसल देवरासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं-17वीं शती की मानते हैं। जगनिक कृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही जाना जाता है। इसे आलखंड भी कहा जाता है। आल्हा लोकगान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक, अगला पेज देखेंगे हम। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शती के थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल्ह सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं शती ही माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है। हम्मीर रासो जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हम्मीर विषयक एक पद्यकृत प्राकृत पैंगलम में मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हम्मीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इसमें प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल, इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर वूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इस प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में हैं। महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनिजिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छपयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो प्रकट हो गया है कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में हैं, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वह ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों
बृहत्तम, बृहत, लघु और लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप माना है, मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाह का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन है। चंदवरदायी अनेक मनः स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय इनका अपना छंद है। आगे देखेंगे। रासों के एक खंड कैमास बध का छप्पय इस प्रकार है। एक वान पुहबी नरेश कैमास मुक्कौ, उर ऊपर परिहरौ वीर कसतर चुक्कौ, बीउ बान संधान हनौ सोमेशुर नंदन, गाडौ करि निगहौ खन्यु खोदौ संभरी धन, थर छंड न जाय अभागरौ, गारय गहौ जुगनु शरौ, इम जंपै चंद बिरदिया, सुकहान्य मिठै ही प्रलौ। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 ईस्वी अर्थात 1155 में हुई थी, 1155 ईस्वी में। किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसल देव रासों में शाकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासो कैसा काव्य है तो श्रृंगारात्मक काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। हिंदी साहित्य में सबसे आगे देखेंगे। वीरगाथा काल के अन्य कवियों में देखेंगे हम पहले विद्यापति को। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए। इस प्रकार की घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। अवहट्ट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मनः वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भासी, मुख से दूर करु चीरे। आगे देखेंगे। तोहर बदन सम चांद होवथि, नाही कयो जतन बिहकेला,
कै बेरी काट बनावल नौ कएं, तइयों तुलित नहीं भेला। भनय विद्यापति सुनवर जो बित, ई सम लछमि समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रीति भाने। अगले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी से सोवें सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। आगे देखेंगे। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबें हिजरा न दार मेजा, न लेहु काहे लगाए छतियाँ, सबाने हिजरा दाराज चू जुल्फ, वा रोज वसलत चू उम्र को ताह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। आगे हम आदिकाल की सामान्य विशेषताएं देखेंगे। यूं तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का। अगला पेज लेंगे हम। साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल इस काल में उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल गहड़वार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल था। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश का ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है। आगे देखेंगे।
वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।